तो ये नेक्स्ट टॉपिक है विष देने के साधन, यानी कि हम जो भी पॉइजन कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो वो किस किस में मिला के उस पॉइजन को दे सकता है, या फिर पॉइजन को लेने के बाद उस पार्ट से रिलेटेड क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर ये पूरा डिटेल में टॉपिक है, 1 बाय 1 सारे स्टेप की बात करते हैं। कैसे दिया जा सकता है। अन्न पाने दंत काष्ठे, जो पॉइजन है, साधन का मतलब है कि किसके साथ आप मिला के दे रहे हो। तो अन्न के साथ, कोई भी पेय पदार्थ, जल भी हो सकता है, दुग्ध हो सकता है, जैसे अभी हम देख के आए हैं, मांस रस हो सकता है, दुग्ध हो सकता है, शहद हो सकता है, तक्र हो सकता है। तो कोई भी पेय पदार्थ हो सकता है। उस व्यक्ति की टूथ ब्रश में किसी ने पॉइजन लगा दिया कि सुबह उठ के ब्रश तो करेगा ही, तो ब्रश करेगा तो इसके साथ इसके अंदर पॉइजन चला जाएगा। तो उसकी दंत काष्ठ बोले तो टूथ ब्रश के अंदर भी वो पॉइजन को दे सकता है। अभ्यंग, उसको बोल रहा है कि चलो आज आपका अभ्यंग करते हैं, और पता लगा कि जिस स्नेह से वो अभ्यंग कर रहा है उस स्नेह के अंदर भी उसने पॉइजन मिला रखा है। अवलेखन, कंघी, जिस कंघी से वो बाल बनाता है उसके अंदर भी विष हो सकता है। उत्साधन, जो भी वो पाउडर वगैरह यूज़ करता है फेस पे लगाने के लिए या कुछ भी, उसके अंदर भी विष हो सकता है। कसाय परिषेक, जिससे वो नहाता है, क्वाथ हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर भी विष हो सकता है। अनुलेपन, जो लेप वगैरह लगाते हैं मुंह पर या हाथ पैरों पर, उसके अंदर विष हो सकता है। माला धारण करता है तो उसके अंदर भी हो सकता है। वस्त्र के अंदर भी हो सकता है। जो उसके सोने का स्थान है, सैया, उसके अंदर भी या उस बिस्तर पर भी विष हो सकता है। पहनने के आभूषण पर, चप्पल, पादुका, जो भी पैर में वो धारण कर रहा है उसमें भी विष हो सकता है। कवच व हाथी घोड़े की पीठ, यह सभी विष देने के साधन है। तो पहले जो विष दिया जाता था, अगर किसी को खिला के विष नहीं दे पा रहे, अगर कोई व्यक्ति है उसके खाने में विष नहीं मिला पा रहा है, तो वो ये तरीके भी अपना सकता है कि उसकी कंघी में मिला दिया या उसके बिस्तर पर, क्योंकि इनमें किसी को डाउट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। अगर मान लो जो भी व्यक्ति है उसने विष युक्त अन्न का स्पर्श किया, ठीक है, तो उसको किस तरीके से डाउट होना चाहिए कि उसने जिस अन्न का स्पर्श किया है उसके अंदर विष है। वो इस तरीके से होगा, क्योंकि हम लक्षण पढ़ रहे हैं सारे, ये लक्षण के आधार पर उन व्यक्तियों को सारे लक्षण पता होते थे। पहले सब कुछ पता होता था कि अगर भोजन में विष होगा तो ये देखने को मिलेगा, अगर स्पर्श कर लिया तो ये देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो उन्हें देख के आइडिया लगा सकते थे कि इसके भोजन में क्या है, विष है। तो अन्न का स्पर्श करने पर, किस अन्न का स्पर्श, जिसमें विष मिला हुआ है, तो विषाक्त अन्न के संपर्क से अंगों में क्या होती है, जलन। जिस भी हाथ से टच किया है तो हाथ में तुरंत ही बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और नाखून कैसे हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। तो अन्न के स्पर्श से, विष युक्त अन्न के, विष मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब ये सारे विष वाले ही हैं। विष अन्न स्पर्श, विष युक्त भोजन, विष युक्त वाष्प, आपको विष सबके सामने लगा लेना है, ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो अगर विष युक्त अन्न का वो व्यक्ति स्पर्श कर लेता है तो उसके अंगों में जलन होती है और नाखून कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, चिकित्सा में क्या करेंगे, लेप लगाएंगे उसके हाथों पर, जहाँ भी उसने स्पर्श किया है उस स्थान पर हम लेप लगाएंगे। इससे क्या है, मृत्यु तो होगी नहीं, केवल सिम्टम ही आएंगे। तो लेप किस किस का लगाएंगे, सुगंध माला, गिलोय व कमल का लेप लगाएंगे। तो आप कोई भी 2 नाम याद रखिएगा, गिलोय या कमल, ये दोनों नाम याद रखिएगा कि इसका क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हम और कोई ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते, अपन को क्या करना पड़ेगा, टॉपिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के लेप लगा देंगे। अगर विष युक्त अन्न का उसने सेवन कर लिया, खा गया, यहाँ तो केवल स्पर्श किया, अब मान लो वो व्यक्ति खा गया, तो खाते ही उसको क्या सिम्टम आएंगे, उसकी जो टंग है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे, जो बक्कल कैविटी की जो भी म्यूकोसा है वो पूरी कैसे हो जाएगी, उसके अंदर अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, स्वाद में विकृति हो जाएगी और सलाइवेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लक्षण किसके हैं, जब वो विष युक्त अन्न का
सेवन कर लेता है। तो इसकी चिकित्सा कैसी करनी है? दंतगत विष के समान। अब दंतगत विष की चिकित्सा ये रही, मतलब क्या है कि उसने भोजन किया तो सारे सिम्टम कहाँ के आ रहे हैं? बक्कल कैविटी के आ रहे हैं। तो हम प्रतिसारण करेंगे, जो बक्कल कैविटी है उस पर प्रतिसारण करेंगे। किसका? धात्यादि चूर्ण में शहद मिला के, हमने धात्यादि चूर्ण लिया, उसके अंदर शहद मिलाया, शहद मिला करके उसको क्या करते हैं, जैसे मुंह के अंदर सभी लोगों के होते हैं छाले हो जाते हैं, तो छाले पर हम दवाई लगाते हैं तो वो क्या होता है? एक तरीके का प्रतिसारण होता है। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर भी क्या करेंगे? धात्यादि चूर्ण और शहद से उंगली पर वो दवाई ले करके पूरी बक्कल कैविटी में उसका क्या करेंगे? प्रतिसारण करेंगे। अगर उसने सेवन कर लिया है तो हमें चिकित्सा कैसी करनी है? दंतगत के समान चिकित्सा, और दंतगत की चिकित्सा ये है। फिर उसके बाद है वाष्प लक्षण। विष युक्त वाष्प का सेवन कर लिया। अब विष युक्त वाष्प कैसे हो सकती है? कि कोई भी उसने पॉइजनस प्लांट लिए, उनका क्वाथ बनाया, क्वाथ बना के उसकी वाष्प से किसी को जो है वो विष देने की कोशिश कर रहा है, तो विषाक्त वाष्प से क्या होगा? सीने में दर्द होगा, सर दर्द होगा। अब वाष्प का तो क्या करेगा? इनहेलेशन करेगा, इनहेल करेगा तो उसको तुरंत हेडेक होने लग जाएगा और आँखों से दिखाई नहीं देगा, ब्लर विजन हो जाएगा, अस्पष्ट दृष्टि हो जाएगी और सीने में दर्द होगा, क्योंकि इनहेल करके जाएगा। इनहेल करके जाएगा तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में तो अब यहाँ पे वैसे तो लिख नहीं सकते, तो इन्होंने लिख दिया कि सीने में दर्द होगा, सिर दर्द होगा और अस्पष्ट उसकी क्या हो जाएगी? दृष्टि हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या देना है? अब वाष्प को उसने इनहेल करके लिया है तो इसके लिए हम उसको क्या देंगे? हम भी उसी के जैसी चिकित्सा करेंगे। वो हम अपने पास क्या है? नस्य चिकित्सा। तो हम नस्य देंगे, किस किस का? शहद का, कुष्ठ का और जटामांसी का नस्य देंगे। और उसके सीने में दर्द हो रहा है इसलिए चंदन, शिरीष और हल्दी का हृदय पर या सीने पर क्या करेंगे? लेप करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो तरीके की चिकित्सा की। अगर उस व्यक्ति ने विष युक्त वाष्प का सेवन किया है तो उसको इस प्रकार के सिम्टम आएंगे और हम उसको नस्य और हृदय पर क्या करेंगे? लेप करके उसकी चिकित्सा करेंगे। अब क्या किया? यहाँ पे उसने अन्न का सेवन कर लिया। अब अन्न का सेवन किया तो विष कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय में जाएगा तो अब ये वाले लक्षण तो केवल वहाँ के थे, बक्कल कैविटी के, केवल ओरल जो म्यूकोसा है उसके लक्षण थे ऊपर वाले। ये वाले लक्षण तब के हैं जब विष कहाँ पहुँच चुका है? आमाशय में। अब आमाशय में विष पहुँच गया है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? जो भी पॉइजनस उसने आहार किया है उससे उस पर्सन को उल्टी आने लग जाएंगी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, अतिसार हो जाएगा और क्या होगा? उसका पेट फूलेगा, आधमान हो जाएगा और क्या होगी? बर्निंग होगी। तो ये लक्षण, क्योंकि ज़्यादातर हम विष देखेंगे उनका लक्षण यही होता है, चाहे वो मेटल पॉइजनिंग वाला हो चाहे कोई भी हो, उनके लक्षण मेन यही होते हैं, वॉमिटिंग और डायरिया, ये ही देखने को मिलता है। और क्या होगा? वॉमिटिंग डायरिया बार बार होने की वजह से उसका पेट के अंदर जो भी था वो सारा खाली हो जाएगा। खाली होने की वजह से जितना भी खाली स्पेस होगा वहाँ पर वायु आ जाएगी और वायु के आने के कारण पेट कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा और बड़े हुए पित्त के कारण क्या होगी? उस व्यक्ति को जलन होगी। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें जल्दी से जल्दी उस विष को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का कारण हम पढ़ चुके थे, मेथड पढ़ चुके हैं। कैसे निकालेंगे? मदन फल क्वाथ से आप उसे वमन करा दो, वमन करा के सारा का सारा पॉइजन बाहर निकाल दो, जिससे सिम्टम में कुछ तो रिलीफ मिलेगा। फिर है आमाशय से भी हमने यहाँ पे भी उस व्यक्ति के ध्यान नहीं दिया, उसकी ये सिम्टम आ रहे, उसको बोल दिया कि ऐसे ही बीमार है। तो अब आमाशय से जो है पाचन होके आगे की तरफ जाएगा भोजन या विष, तो कहाँ पहुँचेगा? पक्वाशय में। अब पक्वाशय में पहुँचा तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? पक्वाशय में क्या होगा? दाह होगा। यानी कि अब पक्वाशय में अगर पहुँच गया तो अब देखिए यहाँ पर तो हो सकता है कि अभी उसका एब्जॉर्ब ब्लड के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन पक्वाशय में पहुँच गया तो नो डाउट ब्लड के अंदर जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट। यहाँ पर आमाशय में दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ भी हो सकता है,
नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का पार्ट है, तो अगर हमने जल्दी से वमन करा दिया तो ये निकल जाएगा। लेकिन अगर पक्वाशय में पहुंच गया, पक्वाशय में कब पहुंचेगा, पहले आमाशय की स्टेज को पार करेगा, उसके बाद पक्वाशय में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पॉइजन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, और ब्लड के अंदर पॉइजन पहुंच चुका है, तो क्या होगा, मूर्छा आएगी, क्योंकि ब्लड उसको जल्दी से हृदय और सिर या ब्रेन के पास ले जाएगा, तो मूर्छा की कंडीशन उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। दाह होगा, अतिसार, ये तो कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे ही, प्यास और दुर्बलता प्लस इंद्रिय विकृति। अब इंद्रिय विकृति तो तभी देखने को मिल सकती है ना जब इंद्रियों के पास पॉइजन पहुंचे, और इंद्रियों के पास विष को पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है रक्त। रक्त में अगर विष है तो वो इंद्रियों के पास पहुंच जाएगा। तो ये इंद्रिय विकृति याद रखिएगा किस में मिलता है, पक्वाशय में, ना कि आमाशय में, याद रखने वाली बात है। बाकी अतिसार दोनों के अंदर होगा। दाह भी, देखो यहाँ भी जलन लिखा है, यहाँ भी दाह, दोनों एक ही बात है, दाह भी दोनों के अंदर होगा, लेकिन मूर्छा केवल पक्वाशय विष के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट करते चलिएगा। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, नीलिनी फल द्वारा क्या करवाएंगे। अब पक्वाशय का पास वाला मार्ग कौन सा है, गुद मार्ग है, तो वहाँ से हम विरेचन करवाएंगे। आमाशय के पास वाला मार्ग कौन सा था, क्रिया के लिए वमन प्रोसेस द्वारा मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वमन करवाया, और यहाँ हम क्या करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे। ठीक है, तो पक्वाशयगत विष में क्या करवा रहे हैं, नीलिनी फल के द्वारा विरेचन करवाते हैं। दही और शहद के अंदर दूषी विषारी अगद मिला के उसको क्या करवाते हैं, सेवन करवाते हैं। तो दही और शहद के अंदर दूषी विषारी अगद मिलाया और उसका सेवन करवा दिया। फिर है दंतगत या जिव्यागत। दंतगत विष, दांत में क्या होने लग जाएगी, सेंसिटिविटी होने लग जाएगी। या जिव्यागत विष है तो उसके अंदर भी क्या होगा, वही दांत और जिव्या के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो विष के जिव्या व दंत स्पर्श से जिव्या, दंत व तालु में क्या हो जाएगा, शोथ हो जाएगा। वही अभी कहाँ है, ओरल कैविटी के अंदर है, बक्कल कैविटी के अंदर है, तो उसी के जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, धात आदि चूर्ण और शहद से उसका क्या करवाना है, प्रतिसारण करवाना है। अगर किसी ने सविष तेल या घृत से उस व्यक्ति का क्या कर दिया, अभ्यंग कर दिया, सविष अभ्यंग करवा लिया, तो क्या होगा, अब अभ्यंग तो तेल की मालिश या घी की मालिश पूरी बॉडी पे हो रही है, तो स्किन वाले सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलेंगे। स्फोट, स्किन पर क्या हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, पेन होने लगेगा, रुझा होगी। त्वचा स्राव, स्किन से स्राव होने लगेगा, त्वचा में पाक होगा, और मांसपेशियों में दरारें पड़ जाएंगी, क्योंकि मांसपेशियां कहाँ हैं, त्वचा के नीचे हैं, और अगर वो जो तेल है उसके साथ पॉइजन एब्जॉर्ब होके नीचे की तरफ जाएगा, स्किन से एब्जॉर्बेशन होता है, आप सबको पता है, स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, उससे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर वो मसल्स के पास पहुंचा, तो मसल्स की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, मसल अलग हो जाएंगी, उसके अंदर दरार पड़ जाएगी, और क्या होगा, फफोले पड़ेंगे त्वचा में, त्वचा से स्राव होगा और त्वचा का पाक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो सके ठंडे जल से स्नान। अब ठंडे जल को आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि विष उष्ण होता है, और विष की हमने कल भी पढ़ा था, विष की शीतल क्रिया करते हैं, तो ठंडे जल से स्नान करना है। चंदन भी कैसा होता है, शीत होता है, तो उस पर लेप भी हम कैसा ही करेंगे, शीतल द्रव्यों का लेप करेंगे। फिर त्वचा पर ये पूरा अभ्यंग हटाने के बाद, स्नान कराने के बाद, चंदन, गौमूत्र और कपित्थ रस का क्या करना है, बाहर तो लेप करना है, बाह्य और आभ्यंतर यही सेम हम उसे पिलाने के लिए भी देंगे, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सकता है उसकी शीतल क्रिया से विष के उष्ण प्रभाव को क्या करना है, कम करना है। तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।